हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल का बचा हुआ पोर्शन। क्लियर है? लास्ट लेक्चर में सेल साइकिल डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और सेल साइकिल में क्या डिस्कस कर लिया था? सेल साइकिल में क्या डिस्कस कर लिया था? सेल साइकिल में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि इसके दो पार्ट होते हैं या दो फेजेज में डिवाइड है ये, ठीक है? इंटरफेज एंड एम फेज। तो पहले तो समझो इंटरफेज और एम फेज हैं क्या, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूं इंटरफेज से, ठीक है? पहले हम पोर्शन कौन सा डिस्कस करेंगे? इंटरफेज। सबसे पहले इंटरफेज कैसा फेज है? ये इसको हम लोग कहेंगे फेज बिटवीन टू सीक्वेंशियल एम फेजेस। दो सीक्वेंशियल एम फेजेस के बीच का जो फेज है ना, वो इंटरफेज है। अब देखना, तुम लोग समझना क्या हो रहा है। एक सेल था, ठीक है? सेल ने साइज में ग्रोथ की, सेल ने खुद का साइज बढ़ाया और फिर डिवाइड कर गया, दो डॉटर सेल्स बना दिए, ठीक है? इस साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर दो डॉटर सेल्स का साइज। तो देखो, दो डॉटर सेल बनाए, और डॉटर सेल ने क्या किया? डॉटर सेल ने फर्दर साइज में इंक्रीमेंट किया, यानी जिसको हम सेल ग्रोथ बोलते हैं, और फिर इसने फर्दर डिवीजन किया और दो डॉटर सेल बना दिए, तो देखो क्या हो रहा है। ये पेरेंट था, ये जो बनी ये आई है F1 जनरेशन, अगर जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो। फिर F1 जनरेशन के पेरेंट ने ग्रोथ की और ये बनी F2 जनरेशन। देखो क्या हो रहा है, ये तो जस्ट मैं तुम लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ। देखो, ये जो हिस्सा है जहाँ सेल साइज में ग्रोथ कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा है, इस फेज को क्या कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं इंटरफेज। चलो, इंटरफेज हो गया। फिर जब ये डिवाइड कर रहा है, ये है एम फेज, और फिर दो एम फेज के बीच का फिर से वही हिस्सा जहां सेल दोबारा ग्रोथ कर रहा है और जेनेटिक मटेरियल डबल कर रहा है, ये है इंटरफेज, और फिर दोबारा एम फेज। तो इसीलिए मैंने कहा है कि इंटरफेज क्या है? दो सीक्वेंशियल एम फेज के बीच का हिस्सा है, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट मैं क्या कह सकता हूं? इट इज द प्रिपरेटरी फेज of cell. It is the preparatory phase of cell for division. डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है ना, वो फेज है ये। डिवीजन के लिए जिस जगह प्रिपरेशन होती है, जिस फेज में प्रिपरेशन होती है, वो फेज क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? प्रीवियसली यानी पहले साइंटिस्ट्स बिलीव दैट this interface is a resting phase, या नॉन फंक्शनल फेज, ठीक है? but later it is discovered it is discovered that later it is discovered that
later it is discovered that the interphase is metabolically most active phase। ठीक है, देखो पहले साइंटिस्ट मानते थे कि इंटरफेज किसी काम का नहीं है, सेल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इस फेज के दौरान, कुछ नहीं होता, रेस्ट में पड़ा रहता है, नॉन फंक्शनल है, सेल कोई काम नहीं करता इस फेज में। बाद में जब डिस्कवरीज हुई ना तो पता चला कि ससुरा ई तो सबसे बड़ा फेज है, सबसे बड़ा फंक्शनल फेज है, मेटाबॉलिकली ई तो मोस्ट एक्टिव फेज है, ससुरा सारा कांड ही इसी फेज में होता है, आगे तो कुछ होता ही नहीं है। आगे क्या होता है, आगे तो बस डिवाइड होना है सेल को। मेजर पोर्शन जो है सेल ग्रोथ करेगा, ऑर्गेनेली की डुप्लीकेशन होगी, ठीक है, समझ रहे हो, जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन होगी, डबल होगा डीएनए, क्लियर है ना। तो वो सारा कांड तो ससुरा इसी फेज में होता है ना, इसी फेज में होता है। तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है इंटरफेज, क्लियर है। पहले साइंटिस्ट गलत समझते थे कि ये एक रेस्टिंग स्टेज है, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो इंटरफेज है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज है। सेकंड, इट हैज 3 सब फेजेस, इसके पास 3 सब फेज होते हैं, 3 सब फेजेस में डिवाइड है ये, ठीक है, 3 सब फेजेस में डिवाइड है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, पहला सब फेज, सेकंड सब फेज और थर्ड सब फेज कौन कौन से हैं, देखो पहला सब फेज है G1 फेज, ठीक है, सेकंड है S फेज और थर्ड है G2, ठीक है। अब G1, S और G2 क्या होते हैं। G1 है गैप फर्स्ट फेज, ठीक है। S है सिंथेसिस फेज, क्लियर है। और ये जो लास्ट G2 है गैप सेकंड फेज, ठीक है। तो इंटरफेस डिस्कस करना है तो इन्हें तो डिस्कस करना लाजमी है, इन्हें तो जरूर डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 सब फेजेस में डिवाइड है, G1, S, G2, क्लियर है ना, समझ गए। तो एक बार ये चीज समझो कि देखो हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल की, सेल साइकिल 2 सब फेजेस में डिवाइडेड है या 2 फेजेस में डिवाइड है, एक तो इंटरफेज एक एम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं। इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज है 2 सिक्वेंशियल एम फेज के बीच में जो हिस्सा होता है, ठीक है, एम फेज इसके बीच का हिस्सा इंटरफेज, क्लियर है। ये प्रिपरेटरी फेज है जहां सेल प्रिपरेशन करता है डिवाइड होने के लिए, सेल डिवीजन के लिए। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि ये एक इनएक्टिव स्टेज है, ठीक है, नॉन फंक्शनल स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है, जबकि बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि ये तो मोस्ट एक्टिव फेज है, इससे ज्यादा एक्टिव कोई फेज ही नहीं है, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है ये, क्लियर है, समझ गए, जहां सेल सारी प्रिपरेशंस करता है। अब ये सबसे लंबा फेज होता है सेल साइकिल का, और ये कुछ सब फेजेस में भी डिवाइडेड है। टोटल 3 सब फेजेस हैं, गैप फर्स्ट, सिंथेसिस और गैप सेकंड फेज, क्लियर है। ये लपेटो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लपेटो, हो गया, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, इसी इंटरफेज के ये जो सब फेजेस हम लोगों ने बताए हैं, ये सब फेजेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये सब फेजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो G1, S, G2 3 सब फेज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, G1 से, जो पहला सब फेज है उसी से। तो देखो फर्स्ट क्या है, G1 फेज। G1 फेज की फुल फॉर्म क्या है,
गैप फर्स्ट फेज। क्लियर है? या तुम लोग कह सकते हो ग्रोथ फर्स्ट फेज, ग्रोथ का फर्स्ट फेज है ये, ठीक है। या फिर तुम लोग कह सकते हो प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेसिस बोल सकते हो, प्री सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस से पहले का फेज है, ठीक है। या फिर तुम लोग बोल सकते हो पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज या पोस्ट एम फेज, ठीक है। क्लियर है? ये है अपना पहला सब फेज, ये है अपना पहला सब फेज, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। तुम लोग कह सकते हो कि गैप फर्स्ट फेज है, पहला ग्रोथ फेज है, प्री सिंथेसिस फेज है या पोस्ट माइटोटिक फेज है, प्री सिंथेसिस फेज है या पोस्ट माइटोटिक फेज है। क्लियर है? समझ गए? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखो G1 phase is present between M phase and synthesis phase, सिंथेसिस फेज, इसकी पोजीशन बता दी कि ये कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। समझ गए? क्या होता है, ये पहला ग्रोथ फेज है, तो इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेली, most of cell organelles duplicates during this phase, इसी फेज में सारी सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हो जाती हैं, ठीक है। लगभग सारी, मोस्ट ऑफ सारी सेल ऑर्गेनेलीज इसी फेज के दौरान डुप्लीकेट हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट कि मैक्सिमम सेल ग्रोथ occurs during this phase, मैक्सिमम सेल ग्रोथ इसी फेज में होती है, ठीक है। इसी फेज में मैक्सिमम सेल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज प्रिपरेटरी फेज फॉर डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन का प्रिपरेशन वाला फेज है ये। यहाँ वो सारी प्रिपरेशन की जाएगी जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट किया जाए, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन हो सके। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स and RNAs are synthesized during this phase, इसी फेज के दौरान मोस्ट ऑफ आरएनए है और मोस्ट ऑफ प्रोटीन है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब पहले पॉइंट में, इससे पहले वाले पॉइंट में क्या आंसर है कि ये इसीलिए जरूरी है, मोस्ट ऑफ प्रोटीन और आरएनए की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ताकि जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो सके, जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी बनाई जा सके, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाई जा सके, इसलिए जरूरी है कि प्रोटीन और आरएनए भी ज्यादा अबेंडेंटली प्रेजेंट हो, ठीक है। समझ गए ना? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट किस वजह से है, G1 इज डिटरमाइनिंग फेज of the cell during cell cycle because
because in this phase cell decides that will it have to divide or not। ठीक है, ये एक डिटरमाइनिंग फेज है, मोस्ट डेलिकेट फेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि यही वो फेज है जिसमें सेल डिसाइड करता है कि इसे डिवाइड करना है या नहीं, अगर डिवाइड करना होगा तो इसी फेज में कंटिन्यू कर लेगा, अगर डिवाइड नहीं करना होगा तो वो जी0 क्यूसेंट स्टेज में चला जाएगा। वो हम लोग एक नोट डाल के लिखेंगे। ठीक है, तो देखो G1 गैप फर्स्ट, ग्रोथ फर्स्ट फेज, प्री सिंथेसिस फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज में क्या होता है, ये पहला फेज है जो एम फेज और सिंथेसिस फेज के बीच में प्रेजेंट है। एम फेज यानी माइटोटिक और सिंथेसिस फेज के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ गए? सॉरी। और मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेली इसी फेज में डुप्लीकेशन होती है, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेली की डुप्लीकेशन इसी फेज के दौरान होती है। ठीक है, समझ रहे हो? सारी सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाएगी इसी फेज के दौरान, लगभग सारी। फिर मैक्सिमम सेल ग्रोथ भी इसी फेज के दौरान होती है। सेल की साइज की या सेल के साइटोप्लाज्म की जो भी ग्रोथ होगी वो मैक्सिमम ग्रोथ इसी फेज के दौरान होती है। क्लियर है, इसी फेज में होती है। नेक्स्ट, ये प्रिपरेटरी फेज है। किस चीज के लिए प्रिपरेशन होती है? यहाँ सेल के जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी डुप्लीकेशन की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज फॉर डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है। नेक्स्ट, ये यहाँ जितने भी सेल में प्रोटीन्स और आरएनए हैं वो मोस्ट ऑफ यहाँ सिंथेसाइज किए जाते हैं, ज्यादातर इसी फेज में सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक है, क्यों ज्यादा सिंथेसाइज कर रहे हैं हम लोग प्रोटीन और आरएनए को? ताकि जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन में हेल्प मिल सके। जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन डीएनए होगा, डीएनए की फॉर्मेशन आरएनए और प्रोटीन की हेल्प से होती है, फॉर्मेशन और अरेंजमेंट डीएनए की। ठीक है, नेक्स्ट, ये डिटरमाइनिंग फेज है क्योंकि इसी फेज में सेल डिसाइड करता है कि उसे फर्दर डिवाइड करना है या नहीं करना। क्लियर है, समझ गए? तो ये लपेटो, एक बार ये लपेटो, फिर पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी G1 कंप्लीट नहीं हुआ है, G1 के कुछ हिस्से बाकी हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हम लोग नोट डाल के लिखेंगे कि G1 में जो सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहते वो क्या करते हैं, नोट। ठीक है, क्लियर? ड्यूरिंग दिस फेज, बात आ गई ना, ड्यूरिंग दिस फेज the cells that will not divide further, or exit the cell cycle and enters into a resting stage या फिर क्यूसेंट फेज called G0 phase। जिस सेल को फर्दर डिवाइड नहीं करना होता वो डिसाइड करता है कि मुझे डिवाइड नहीं करना होता और सेल साइकिल से निकलता है, क्यूसेंट स्टेज G0 फेज में इंटर कर जाता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अब देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स आते हैं। सम सेल्स completely
completely lose the capacity to divide further, like नर्व सेल, जो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, एंड हार्ट सेल्स। ये सेल्स डिसाइड करते हैं कि इन्हें फर्दर डिवीजन करना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, तो ये क्या करते हैं, कंप्लीटली लूज कर देते हैं अपनी कैपेसिटी, कंप्लीटली कैपेसिटी लूज कर देते हैं किस चीज़ की, डिवीजन की, ठीक है। जबकि यहाँ कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली लूज नहीं करते, ये डिवीजन की कैपेसिटी कंप्लीटली नहीं खोते, रखते हैं, पार्शियली लूज करते हैं, ठीक है, कुछ परसेंट कैपेसिटी रखते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये बाद में जरूरत पड़ने पे डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो देखो सम सेल्स partially loses the capacity of division and remain in resting phase। रेस्टिंग से ज़्यादा तुम लोग बोल दो जी नोट क्यूसेंट फेज, बट दे डिवाइड्स या फिर मैं कहूँ तो enters the cell cycle on requirement, ठीक है, ऑन रिक्वायरमेंट। बट क्या करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते, पार्शियली लूज करते हैं, अपने पास प्रॉपर्टी रिटेन करके रख लेते हैं, हालांकि रहते जी नोट फेज में ही है, बट जब जरूरत होती है तो वो सेल साइकिल में एंटर करते हैं और फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आया था ना नीट में, नीट 2020, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली डायग्राम से था, बट है तो यही पॉइंट, नीट 2020, क्लियर है, समझ गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो यहाँ बात पूरी होती है, कंप्लीट होती है किसकी, G1 फेज की। यहाँ पॉइंट कंप्लीट हो गया G1 फेज का। अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं, जो कि है S फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है, जो कि है S फेज। चलो अब S फेज की बात कर लेते हैं। देखो S फेज में क्या होता है, अब सेकंड पे आ गए, सेकंड है S फेज, इसको कहा जाता है सिंथेसिस फेज, ठीक है, और इसे कहा जाता है, या फिर तुम पोस्ट G1 बोल दो, ठीक है, या फिर पोस्ट प्री G2 बोल दो, वो तो एक्स्ट्रा नाम है, उनका कोई मतलब नहीं है। इसकी पोजीशन तो हम लोग पॉइंट बना के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एस फेज को डिस्कस करते हैं, कहाँ है इसकी पोजीशन, तो ये है फेज बिटवीन G1 एंड G2 फेज, G1 और G2 के बीच का फेज है ये, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल
occurs during this phase. ठीक है, क्या होता है कि जो सेल है, ठीक है, सेल ग्रोथ करके आ गया, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है यानी 2C जेनेटिक मटेरियल है, जब ये S फेज से गुजरेगा, जब ये किससे गुजरेगा, S फेज से गुजरेगा और G2 में इंटर करेगा ना, उस वक्त क्या हो जाएगा, इसके जो इस सेल के जो न्यूक्लियस में है जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2C की बजाय वो हो जाएगा 4C। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट डबल होगी। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बच्चे समझ नहीं पाते। जेनेटिक मटेरियल तो डबल हो रहा है, बट क्या होता है यहाँ जो क्वांटिटी है ना उसका डिफरेंस आता है। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा सा साफ नहीं है यार, किस चीज़ का डिफरेंस आता है, देखो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल, मैं अपना एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, ह्यूमंस में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए है। ठीक है, डीएनए की क्वांटिटी क्या होती है, बिकम्स डबल, डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है। ठीक है, यानी मेरे अंदर 2 किलो डीएनए है, मैं सेल हूँ, मेरे न्यूक्लियस में 2 किलो डीएनए है, एस फेज से गुजरूंगा तो 4 किलो डीएनए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, ये नॉर्मल सी भाषा में समझा रहा हूँ, डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है। बट समझने वाली बात है, बट क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर मैं कहूँ प्लोइडी रिमेन्स सेम। डीएनए भले ही डबल हो गया हो, जेनेटिक मटेरियल भले ही डबल हो गया हो, बट क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, प्लोइडी चेंज नहीं होती कभी। अपनी प्लोइडी यानी ये सेल है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है एक्चुअल में। ठीक है, और ये एस फेज से गुजरने के बाद न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये बिफोर एस फेज है, यानी जीवन में मान लो तुम लोग, और ये है एस फेज के दौरान। ठीक है, क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो डबल हो गया, मान लिया डीएनए डबल हो गया, बट प्लोइडी जो 2n थी ना वो 2n ही रहती है, प्लोइडी 4n नहीं हो जाती, क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं हो जाते। यानी क्रोमोसोम जो थे 46 क्रोमोसोम जो थे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वो एस फेज पार करने के बाद भी न्यूक्लियस में 46 ही रहते हैं, 46 ही रहते हैं। यानी 2n था मैटर तो 2n ही रहेगा। ये है बिफोर एस फेज और ये है एस फेज के दौरान। ठीक है, एस फेज तो क्रोमोसोम के नंबर कभी चेंज नहीं होंगे, डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। तो डीएनए की जो क्वांटिटी डबल हुई है वो गई कहाँ, साइटोप्लाज्म में आ गई ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, और है यही न्यूक्लियस के अंदर। किस तरह से है वो देखो, किस तरह से पहले क्या था, ठीक है, बिफोर एस फेज क्या था, ये क्रोमोसोम थे यार,
ये क्रोमोसोम थे, ऐसे ऐसे 46 क्रोमोसोम थे। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, 46 क्रोमोसोम थे, यानी क्रोमोसोम का नंबर यानी प्लॉइडी 2n थी। ठीक है, और एस फेज के दौरान क्या हुआ, इन एस फेज में क्या हुआ, एस फेज में ये क्रोमोसोम के नंबर तो 46 ही रहे, बट चेंज क्या आ गया, चेंज आ गया क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में। कैसा चेंज आया कि एक और कॉपी बन गई, सिस्टर क्रोमेटिड बन गई। पहले जहां क्रोमेटिड एक ही थी, अब यहां क्रोमेटिड डबल हो गई, बट क्रोमोसोम तो 46 ही रहे ना, क्रोमोसोम तो 46 ही रहे, प्लॉइडी तो 2n ही रही। ठीक है, प्लॉइडी तो 2n ही रही ना, यहां एक क्रोमेटिड थी। ठीक है, एक क्रोमेटिड थी, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड थी, यहां जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आ गई। तो क्रोमेटिड के नंबर पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, क्रोमेटिड के नंबर जस्ट डबल हुए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पूछे, क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं हुए हैं, प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, ये तुम लोग ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ गए, क्लियर है। ये है मैटर एस फेज का, ये है मैटर एस फेज का। जल्दी लपेटो इसे, फिर नेक्स्ट और लास्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। हो गया, हो गया क्या, चलो अब लास्ट फेज डिस्कस करते हैं। लास्ट फेज क्या है, गैप सेकंड फेज। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है पूछने वाला एस फेज से, यहां क्वेश्चन सबसे ज्यादा एस फेज से पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई सी साल की नीट के एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना, एस फेज से क्वेश्चन आया ही होगा, अगर सेल बायोलॉजी से आया है तो। क्लियर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग होने की, क्वेश्चन रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है, चलो अब लास्ट थर्ड सब फेज जो कि है G2 फेज है, G2 फेज, इसे कहा जाता है गैप सेकंड फेज, गैप सेकंड फेज बोल दो, या फिर तुम लोग बोल दो ग्रोथ सेकंड फेज, ग्रोथ सेकंड फेज। क्लियर है, या फिर तुम लोग बोल दो पोस्ट सिंथेसिस फेज, पोस्ट सिंथेसिस फेज, या फिर तुम लोग बोल दो प्री माइटोटिक फेज। ये सारे इसके नाम। ठीक है, क्लियर है, चलो ये कैसा फेज है, ये फाइनल प्रिपरेटरी फेज है, फाइनल प्रिपरेटरी फेज फॉर सेल डिवीजन। इसके बाद प्रिपरेशन नहीं होगी, इसके बाद तो खचाखच सेल डिवाइड ही होगा सीधा। ठीक है, फाइनल प्रिपरेटरी फेज है। इस फेज में क्या होता है, मेनली ड्यूरिंग दिस फेज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, मैंने कहा था ना मोस्ट ऑफ प्रोटीन और डीएनए, ट्यूबुलिन वहां सिंथेसाइज नहीं हुआ था गैप फर्स्ट में, गैप सेकंड में होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर synthesized which are further utilized for microtubular assembly which in turn used for formation of spindle fibers।
विच इन टर्न यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं हम लोग। इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो क्या होता है, इस फेज में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। वही प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूलर असेंबली के लिए यूज किया जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाएगा। और माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन क्या काम आती है? माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन जो आगे यूज होगी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए, सेल डिवीजन के टाइम, ठीक है, जहां कार्योकाइनेसिस होगी वहां स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए ये यूज होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल बने हुए होते हैं किससे? प्रोटीन से। क्लियर है? समझ गए? तो स्पिंडल फाइबर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग कार्योकाइनेसिस, ड्यूरिंग कार्योकाइनेसिस। क्लियर है? समझ गए? चलो, तो ये है गैप सेकंड फेज। जल्दी से लपेटो, जल्दी हो गया। चलो, तो यहाँ गैप सेकंड फेज कंप्लीट होता है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने इंटरफेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे एम फेज के बारे में। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।